ओके, सो आज मैं एचपीएससी पीजीटी का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm फॉल्स फ्रॉम वाटर क्लाउड which is 1.5 kilometer above the ground and the coefficient for the drag coefficient for the drop is 0.5. So if it maintains its spherical shape throughout the fall, then you have calculate two things. What is the terminal speed of the water drop and the speed just before it impacts that ground if there is no drag force. और आपको given है density of water that is 1000 kg per meter cube and density of air that is 1 kg per meter cube. तो ओके, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्या क्या गिवन है कि यह ग्राउंड है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर अबव आपका एक रेन ड्रॉप है और वो नीचे फॉल कर रहा है। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि कौन कौन सा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। तो इस बॉल का ऊपर थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है mg जो कि इसका वेट है, और mg को अगर आप लिखना चाहो तो इसका m क्या होता है, v दैट इज वॉल्यूम into रो ऑफ वाटर दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, रो w into g। ओके, अच्छा, और क्या लगता है यहाँ पर बुएंट फोर्स लगता है क्योंकि जिस मीडियम में है एयर मीडियम का भी कुछ डेंसिटी गिवन है दैट इज रो ए इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब। तो इसके ऊपर बुएंट फोर्स भी लगेगा दैट इज वी वॉल्यूम इंटू रो ए इंटू जी। ठीक है, तो अब जब टर्मिनल स्पीड हो जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल बी 0। सो अब फोर्स को अगर बैलेंस करना चाहोगे सो एम जी माइनस वी, ये वी है जो वॉल्यूम है, ये मैं कैपिटल वी से लिखता हूँ, वी इंटू रो ए इंटू जी इज इक्वल टू ये क्या होगा आपका जो ड्रैग कोफिशिएंट, ये जो ड्रैग फोर्स है ये भी ऊपर लग रहा है। ठीक है, दैट इज हाफ रो ए, जिस मीडियम पे है उस मीडियम पे, तो हाफ रो ए into CD that is drag coefficient into area that is frontal area into say small v the velocity terminal speed square। so ये आपका इक्वल हो जाएगा जब टर्मिनल स्पीड में आ जाएगा। सो रो ए सी डी एरिया इंटू वी स्क्वायर। सो एम क्या है आपका, वॉल्यूम है दैट इज कैपिटल वी, दैट इज रो w that is density of water minus rho a that is density of air into g is equal to half rho a into cd that is drag coefficient, area that is frontal area into velocity square। ओके, तो बहुत लोग यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर रहे हैं आई गेस, क्योंकि ये बुएंट फोर्स को नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि बुएंट फोर्स बहुत कम है, क्योंकि रो ऑफ ए 1 है, रो डब्ल्यू 1000 है, तो ये ज़्यादा कुछ एरर नहीं आएगा फाइनल आंसर में, बट आपका प्रोसेस थोड़ा गलत हो जाएगा आई गेस अगर आप बुएंट फोर्स को नहीं पकड़ते हो। ठीक है, तो अब v का एक्सप्रेशन लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 2 इंटू कैपिटल v इंटू रो डब्ल्यू माइनस रो ए इंटू जी divided by rho a into c of d that is drag coefficient into the frontal area। तो इसका आप रूट अंडर करोगे। ठीक है, तो अब आप वैल्यू लिख दीजिए दैट इज v इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर आपका गिवन है कितना है, 1 mm है आई गेस। ओके, रो w आपको 1000 पुट करना होगा, रो ए आपको 1 पुट करना होगा, जी कुछ मेंशन नहीं है इसलिए आप 9.8 मान के ही चलेंगे। ओके, सी डी आप 0.5 गिवन है क्वेश्चन में, वो पुट करेंगे। ए इज़ द फ्रंटल एरिया, मतलब ये जो रेन ड्रॉप है ये किस एरिया को कवर कर रहा है, वो कि इस एरिया होगा। ठीक है, मतलब ये जो एक बड़ा रेन ड्रॉप को अगर थोड़ा जूम करोगे तो ठीक है, तो ये जो सरफेस एरिया है, मतलब स्फीयर मान लो, रेन ड्रॉप एक स्फेरिकल सरफेस है, तो ये जो एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका फ्रंटल एरिया है दैट इज इक्वल टू ए। तो ये जो आपका होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो मतलब डिस्क टाइप का एक शेप बन रहा है, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा है, ये पाई आर स्क्वायर है। ठीक है,
सर्किल जो बन रहा है वो पाई आर स्क्वायर, तो एरिया पाई आर स्क्वायर पुट करोगे तो आपने ये सारा वैल्यू पुट करना है। तो ये सारा वैल्यू पुट करने के बाद ये कुछ 7.2 अप्रॉक्स आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, आपका ड्रैग कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बस दो ही फोर्स लग रहे हैं, दैट इज एम जी, और यहाँ पर जो बुएंट फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज वी रो ए जी। तो आपका नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एम जी माइनस वी इंटू रो ए, दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर, इंटू जी। तो अब m को आप v इंटू रो डब्ल्यू करके लिख सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, सो वी जी इंटू रो डब्ल्यू माइनस रो ए। ओके, सो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, v इंटू जी, और m को आप v इंटू रो डब्ल्यू लिखेंगे, इंटू रो डब्ल्यू माइनस रो ए। सो एक्सेलरेशन आपका जो होगा वो होगा g इंटू 1 माइनस रो ए बाई रो डब्ल्यू। अब अगर रो ए आपका 1 है और रो डब्ल्यू आपका 1000 है, तो ये होगा 0.999 जी। ओके, तो ये आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा। बहुत लोग यहाँ पर डायरेक्ट मतलब v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh पुट कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली मतलब आपका सही है, ऑलमोस्ट सही वैल्यू देगा, क्योंकि 0.999 आपका कुछ भी एरर नहीं देगा। मतलब अगर ये MCQ होता तो आपका ऑप्शन मैच कर जाता, ठीक है, बट एक्चुअली पे यहाँ पर करना ये है कि आपको इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है, जो कि 0.999 जी है। तो ये कुछ लोग शायद थोड़ा सिली मिस्टेक कर सकते हैं, मैं गलती नहीं बोलूँगा, ये सिली मिस्टेक हो जाता है कभी कभी कि आप एक फोर्स पकड़ना भूल जाते हो। तो यहाँ पर ये बुएंट फोर्स जो है ये पकड़ना होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसीलिए डेंसिटी ऑफ एयर ये वगैरह आपका गिवन है, ठीक है, तो ये आपको शायद पकड़ना होगा। तो जो वेलोसिटी होगा इज इक्वल टू रूट इंटू जी के जगह आप ए पुट करोगे, ठीक है, तो रूट अंडर 2a इंटू एच, ए इज 0.999 जी, ये वैल्यू पुट करोगे। एच आपका 1.5 किलोमीटर की वैन है, इसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका कुछ 171.38 ऐसा कुछ आ रहा है अप्रोक्सीमेट, आप थोड़ा चेक कर लेना वैल्यू बैठ के। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हीलियम फिल्ड स्फेरिकल बलून ऑफ 10 मीटर रेडियस इज हैविंग अ टोटल मास ऑफ 200 kg along with its cables and basket to carry the load. Estimate the maximum load in the basket that the balloon can carry. अब डेंसिटी ऑफ हीलियम और डेंसिटी ऑफ आपका जो एयर है वो फिर से गिवन है, तो ये फिर से वो बुएंट फोर्स का कंसेप्ट ही लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ये पर एक बैलून है, तो इसका रेडियस जो है 10 मीटर गिवन है, ये हीलियम से भरा हुआ है, तो रो ऑफ HE आपका 0.15 गिवन है, और यहाँ पर बैलून के साथ कुछ केबल्स भी अटैच्ड है जिसके आप मास रख सकते हो, तो इसका 200 kg गिवन है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि इसका जो वेट है, जो हीलियम बैलून का वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, ये 200 kg जो है वो आपका नीचे की तरफ काम करेगा, और कुछ W वेट आपने एक्स्ट्रा रख दिया मान लीजिए, तो वो भी नीचे की तरफ काम करेगा। ओनली जो ऊपर की तरफ काम करेगा वो है बुएंट फोर्स, दैट इज 4/3 पाई r3, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द हीलियम बैलून, that is volume into rho a, that is density of air into g। ये जो बुएंट फोर्स है ये आपका ऊपर की तरफ काम करेगा और ये पूरे चीज़ को बैलेंस कर देगा, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो पूरा चीज़ बैलेंस होगा, तो आप ये W वेट एक्स्ट्रा कैरी कर पाओगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका W वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, प्लस 200 kg इसका मास है, तो आपको G से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको वेट मिलेगा तो 9.8, प्लस जो है आपका हीलियम बैलून भी है, तो उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r3, उसका डेंसिटी आपका 0.15 गिवन है, और उस G से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट मिल जाएगा, इज इक्वल टू आपका जो बुएंट फोर्स है। बुएंट फोर्स ये तीनों चीज़ को बैलेंस करेगा, एक्स्ट्रा वेट, 200 kg वेट एंड द मास ऑफ द हीलियम बैलून। ओके, सो r³ into 1 into G।
तो इसको आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो कि W जो आएगा वो आएगा 4/3 पाई R की जगह आप 10 पुट कर दोगे कि 10 मीटर गिवन है, 10 क्यूब इंटू 1 माइनस 0.15 करोगे तो 0.85 आ जाएगा, इंटू 9.8 करोगे माइनस 200 इंटू 9.8। तो आपको अगर मास में लिखना है तो W बाई 9.8 भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको वेट में लिखना है तो आप 9.8 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, तो दोनों ही आप कर सकते हो, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये ऑलमोस्ट 3.2933 इंटू 10⁴ ये W का वैल्यू इतना आ रहा है। W बाई 9.8 करोगे तो आप एक्स्ट्रा कितना मास रखना होगा वो पता चलेगा। तो ये W का वैल्यू कितना न्यूटन ऑलमोस्ट आ रहा था, और आप 9.8 से इससे डिवाइड कर देना तो आपको कितना एक्स्ट्रा मास मिलेगा, इक्वल टू नहीं है, ये इसके इक्वल टू है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितना एक्स्ट्रा मास आप कैलकुलेट रख सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एस्टिमेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस ब्लॉक ऑफ मास 700 ग्राम एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपका कुछ डेटा भी यहाँ पर गिवन है, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज 2220 जूल पर केजी पर केल्विन। हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर एट द फ्रीजिंग टेम्परेचर इज 333 किलो जूल पर केजी एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4190 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले तो यहाँ पर कुछ आइस ब्लॉक है जिसका मास है आपका 700 ग्राम। इसको पहले केजी में कर लेते हैं क्योंकि सब यूनिट्स केजी में है, केजी इनवर्स में है, तो 0.7 केजी। तो ये पहले क्या होगा, पहले आप इसका इनिशियल कंडीशन है -10 डिग्री सेल्सियस और ये सॉलिड है, मतलब आइस है, आइस पैक्ड हुआ है। अब ये -10 डिग्री सेल्सियस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस के आइस क्यूब में आएगा। ठीक है, मतलब पहले इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आइस ही रहेगा, मतलब स्टेट चेंज नहीं होगा, बट सेम स्टेट में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसके लिए आपका कितना हीट चाहिए होगा, इस प्रोसेस के लिए आपका मान लीजिए Q1 हीट चाहिए, तो ये कितना होता है, m इंटू जो स्पेसिफिक हीट होता है, मतलब इस कंडीशन के लिए, इंटू टेम्परेचर चेंज, दैट इज T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पर 0.7 है, यहाँ पर कितना है, ये जो मतलब आइस का जो स्पेसिफिक हीट गिवन है वो 2220 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो ये आपका पहला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करना बाद में, अभी यहाँ पर ऐसे ही रखता हूँ, तो ये जूल यूनिट में आया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बट ये 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आइस था, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बट फिक्स्ड टेम्परेचर में आपका स्टेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अब वाटर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हीट लगेगा, Q2 इक्वल टू कितना मास है, मास इंटू लेटेंट हीट कितना है, क्योंकि स्टेट चेंज के लिए कितना लेटेंट हीट लगता है वो आपको गिवन है। तो यहाँ पर 0.7 है इंटू 333 इंटू, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना है, किलो जूल में गिवन है। ठीक है, जूल में नहीं गिवन है, तो यहाँ पर आपको एक 10⁻³ मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एक किलो जूल में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जूल आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर ही रह रहा है, बट अब स्टेट नहीं चेंज हो रहा, अब बस इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जबकि 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो इसके लिए अब कितना हीट रहेगा, m इंटू वाटर का स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यहाँ पर आइस का है और यहाँ पर वाटर का है। ठीक है, और फाइनली आपका जो T3 होगा वो, मतलब T3 को 10 मान लीजिए। ठीक है, 10 माइनस 0, ओके, ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये आप कुछ कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 0.7 इंटू ये भी आपका गिवन है 4190, ये भी जूल में गिवन है और टेम्परेचर इसके। ओके, तो ये आप प्रिसाइसली जूल में कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेटर में निकाला था, आप चेक कर लेना, तीनों को ऐड कर लेना। ठीक है, तो आप प्रिसाइसली ये वैल्यू कैलकुलेट करना एग्जाम पर्पस के लिए। ये ऑलमोस्ट 278 किलो जूल आएगा, मतलब जूल में कन्वर्ट, जूल में आएगा आंसर, फिर आप 10⁻³ से डिवाइड करना तो ऑलमोस्ट 278 ऐसा कुछ आएगा।
बट आप एग्जाम में प्रिसाइसली कैलकुलेट करना जूल में, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। The diameter of a gas molecule in diffusion experiment has been reported as 3 into 10 to the power minus 10 meter. Estimate the mean free path of the gas at 1 atmospheric pressure and room temperature 300 Kelvin. And also you have to estimate the average collision rate of the gas molecules if its average speed is 500 meter per second. Okay, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लिख सकते हो। तो आपको ये याद होना चाहिए, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n, और यहाँ पर n क्या है आप देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, मतलब यहाँ पर n है नंबर डेंसिटी एक्चुअली, ठीक है। और ये n अब p और t से कैसे रिलेट कर सकते हो ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT सबको मालूम होता है, ठीक है। अच्छा, ये n कुछ अलग है, ये एक नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, इसलिए मतलब m से nm से डिनोट करता हूँ। तो ये फॉर्मूला आप सबको पता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, PV इज इक्वल टू nmRT। ओके, तो इसको आपको अगर याद नहीं रहे तो मैं बताता हूँ कि आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो, ठीक है। nm, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो हो गया, तो यहाँ पर nm और r को आप क्या लिख सकते हो, Na इंटू के। Na इज द एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, और इसको आप r इज इक्वल टू Na के लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई v। अब जो nm इंटू Na ये आपका क्या दे रहा है, nm इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है और Na एवोगाड्रो नंबर है। तो मैंने अगर आपको बोला कि आप 1 मोल किसी गैस को लिए हो तो nm को 1 रखोगे, और यहाँ पर Na का वैल्यू 6.023 × 10⁻23 होता है। तो अगर मैंने आपको बोलूँ कि 2 मोल गैस में कितना नंबर ऑफ एटम्स और कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो आप इसको सिंपली क्या लिखोगे, 2 इंटू Na करोगे। अगर 2 मोल हुआ मैंने मान लिया तो 2 इंटू Na होगा। तो इतना नंबर, ये जो नंबर है ना nm इंटू Na, ये कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कितना नंबर ऑफ एटम्स है वो दे रहा है, ठीक है। तो इसको जब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको डेंसिटी देगा। डेंसिटी मतलब नंबर डेंसिटी। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 इंटू Na नंबर ऑफ 2 मोल एटम्स है, तो 2 इंटू Na नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसको आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो नंबर डेंसिटी देगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ना, यही हम n से डिनोट करता है, लेकिन नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स और नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज P इज इक्वल टू n/kT। ये एक फॉर्मूला है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है। तो ये n अगर आपको याद नहीं रहे कि कैसे निकलता है और क्या है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nmRT से आप स्टार्ट कर सकते हो। और आपको ये रीजनिंग याद रखना होगा कि ये मतलब क्या है इसका, कि Na मोल, अगर मोल में गिवन है तो आपको Na से मल्टीप्लाई करना होगा कि कितना नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर डेंसिटी आ जाएगा। तो यही वो n है, ठीक है। तो एग्जाम में आप ऐसे मतलब भूल जाते हो फॉर्मूला, तो ऐसे निकाल सकते हो। तो √2 सिग्मा आपका गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻10, ये आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और n की जगह P/kT लिखोगे। के और टी का वैल्यू भी लिखना है, k इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300 into √2 पाई इंटू 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 10⁻⁻20, मतलब इसको मैंने स्क्वायर करके लिख दिया। और P का वैल्यू जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि अब ऑलमोस्ट 10⁵ मान सकते हो, बट अब प्रिसाइज वैल्यू चाहते हो तो वो 1.013 इंटू 10⁵ होता है। बट ये 10⁵ से ही चलेगा, क्योंकि मतलब बुक्स में भी मैक्सिमम टाइम ये 10⁵ ही लिखते हैं, तो इतना प्रिसाइसली लोग नहीं लिखते। तो 10⁵ से आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे ये कुछ 1.022 इंटू 10⁻⁷ ऐसा आ रहा था मेरा, आप थोड़ा चेक कर लेना। तो इतना आ जाएगा आपका मीन फ्री पाथ, ओके। तो अब आपका कॉलिशन रेट पूछा है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, अब मान लो कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल पहले मान लो यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, मतलब ऐसे ये चल रहा है, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो एवरेज ऑफ, मतलब इसका मान लो वेलोसिटी t है,
और एक कलीशन से दूसरे कलीशन के बीच कितना टाइम लग रहा है, मान लो कि वो टी है, ठीक है, तो ये टी है। और इसका जब आप एवरेज निकालोगे टोटल, तो कितना कॉलिशन हो रहा है टोटल, मान लो एन कलीशन हो रहा है, ठीक है, तो ये सी टी बाई एन। अब कलीशन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कलीशंस पर सेकेंड, दैट इज योर कलीशन फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ कलीशंस मान लीजिए कि एन हो रहा है, और पर सेकेंड आपको करना होगा तो आपको टी से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो एन बाई टी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, सी बाई लैम्डा हो गया ना। तो सी इज इक्वल टू 500 पुट करोगे, और यहाँ पर 1.022 इंटू 10⁻⁷ आपने लैम्डा कैलकुलेट किया है। ये पर सेकेंड है, इसका यूनिट है पर सेकेंड, और आप इसको सेकेंड इनवर्स ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट कुछ 4.89 इंटू 10⁹ सेकेंड इनवर्स ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा को आप ऐसे मतलब सोचना कि यहाँ पर एक कलीशन, दूसरा कलीशन, तीसरा कलीशन, ऐसे ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी इनटू टाइम आपका टोटल डिस्टेंस दे रहा है, मतलब ये सारा जो कलीशन हो रहा है इसका टोटल डिस्टेंस दे रहा है। और मान लो कि एन कलीशन हो रहा है, तो इसको जब आप एन से डिवाइड करोगे वही एक्चुअली आपका लैम्डा है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ कलीशन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कलीशन। एवरेज आप कैसे निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ कलीशन से डिवाइड करके, तो आपने एन से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो दैट इज योर लैम्डा, दैट इज योर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कलीशंस, ठीक है। तो एन बाई टी आपको मतलब कलीशन फ्रीक्वेंसी निकल गया, मतलब कलीशन नंबर ऑफ कलीशन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मेंशन है, टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट p which is at distance z from the center of the dipole along the dipole axis. Using the above result, compute the magnitude of the electric field at a distance 1 nanometer along the dipole axis of water molecule, and water molecule का dipole moment भी आपका given है, that is 6 into 10⁻⁻30 कूलम पर मीटर। तो ये भी आपका एक सिंपल प्रॉब्लम है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये करता हूँ, तो आप जो यहाँ पर मान लीजिए डाइपोल है, और यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस मान सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो, इससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। और ये टोटल डिस्टेंस है डी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से आपका जेड डिस्टेंस पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कि मतलब आप 11, 12 में करते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर यहाँ पर आप एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखते हो, तो ये जो प्लस क्यू है ये इसको रिपेल करेगा, और माइनस क्यू है अट्रैक्ट करेगा, तो क्योंकि तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर q बाई 4πε0r² होता है, दैट इज z प्लस d/2 स्क्वायर, ठीक है। और जो यहाँ पर माइनस क्यू है, इसके लिए आपका डिस्टेंस कितना है, z माइनस d बाई, दैट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज d/2, दिस इज d/2। तो ये प्लस क्यू चार्ज से कितना डिस्टेंस है, z प्लस d/2 है, और माइनस क्यू चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, दैट इज z माइनस d/2, राइट, दैट इज z माइनस d/2 स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कौन से डायरेक्शन में पकड़ रहे हो, उसके लिए आप माइनस और प्लस साइन लगा सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हो तो वो अलग केस होगा, और इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव मान रहे हो तो आपको एक नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा। तो ये एक साइन कन्वेंशन का मैटर हो जाता है कि आप किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो, तो वो साइन मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने अगर अब इस डायरेक्शन को मैंने यहाँ पर पॉजिटिव माना है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव आएगा, और अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर q/4πε0 हो गया, यहाँ पर एक माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने डायरेक्शन अलग पकड़ा है। 4z इंटू d/2 इंटू z² माइनस d²/4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब d इंटू क्यू क्या है, p इज इक्वल टू क्यू इंटू डी है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2p बाई 4πε0, यहाँ पर एक z भी है, और z² माइनस d²/4 होल स्क्वायर, ओके। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। नॉर्मली क्या होता है कि z मच ग्रेटर देन d है,
तो ये डिनोमिनेटर में जो जेड स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 है उसको आप अप्रॉक्सीमेटली जेड टू दी पावर 4 पकड़ सकते हो, ठीक है। तो जेड स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4, यहाँ पर आप डी स्क्वायर बाई 4 को निगलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला 1 बाई जेड क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पूछा है उसका वैल्यू पुट कर सकते हो, p इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और z आपका 1 नैनोमीटर गिवन है, तो ये 10 टू द पावर माइनस 9 है होल क्यूब, ओके। तो ये जब आप सॉल्व करोगे ये 108 इंटू 10 टू द पावर 6 ऐसा कुछ फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, अभी ये 5 क्वेश्चन ही रहते हैं और बाकी का जो 10 क्वेश्चन है वो भी मैं आज भी करवा दूंगा। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो मैं नहीं करूँगा, जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आज ही कर दूँगा।